जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। देश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष एक दिखाई दे रहा है, सरकार एक नहीं दिखाई दे रही है। कारण खुदरा बाजार में विदेशी निवेश, जिसको लेकर पिछले गुरुवार को देश में लगभग सफल बंद रहा। विदेशी निवेश को लेकर लोग नाराज हैं। लोगों का मतलब आम आदमी नाराज है या दुकानदार नाराज हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जिन्होंने बंद किया उन्हें लगता है कि विदेशी पूंजी आने से उनके रोजगार खत्म हो जाएंगे। जहां तक बात सरकार की है, कहा जा सकता है कि देश को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सपना दिखा रहे हैं। अगर कहें कि देश को सपना न दिखाकर गुमराह करने वाला रास्ता बता रहे हैं तो कैसा लगेगा। सरकार कह रही है कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश आने वाला है, आने दो, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, किसान माला माल हो जाएंगे, बिचौलिए और दलाल खत्म हो जाएंगे, खाद्यान्नों की बर्बादी नहीं होगी, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसलिए क्योंकि महंगाई खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी ने, जब वो वित्त मंत्री थे 20 साल पहले, और उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक ऐसा ही सपना दिखाया था मुल्क को। 1991 में उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू की। ये भरोसा दिया था उन्होंने कि 20 साल बाद यानी 2010 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। नतीजा ये निकला और हम विकसित देशों की श्रेणी में, इतने विकसित देशों की श्रेणी में आ गए कि हमारे किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पूरा मजदूर आंदोलन समाप्त हो गया, समाप्त कर दिया गया। शहर और गांवों में इतना अंतर पैदा हो गया है कि देश शीत गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन भारत में एक तबका ऐसा भी है जो सरकार के नवउदारवादी नीतियों के समर्थन में है। उनका मानना है कि कम कीमतों पर अच्छा और ब्रांडेड सामान खरीदने का अधिकार देश के हर नागरिक को मिल जाएगा। लेकिन जिस देश में 80% लोगों की प्रतिदिन की कमाई $2 से भी कम हो, उस देश में ऐसी दलील देना अमानवीय नहीं है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश का मतलब क्या है। खुदरा व्यापार का मतलब है कि जब कोई दुकानदार किसी मंडी या थोक व्यापारी के माध्यम से माल या उत्पाद खरीदता है और फिर अंतिम उपभोक्ता को छोटी मात्रा में बेचता है। खुदरा व्यापार का मतलब है कि वैसे सामानों की खरीद बिक्री जिसे हम सीधे इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं या मालों को हम किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, रेहड़ी और पटरी वाले आदि से खरीदते हैं। ये दुकानें घर के आसपास होती थीं। फिर शहरों में एक नया दौर आया जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुलने लगे, जहां बिग बाजार, रिलायंस आदि जैसे सुपरमार्केट में खुदरा सामान बिकने लगा। एक ही छत के नीचे इन बड़ी बड़ी दुकानों में रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान मिलने लगे। हर शहर में इसका ट्रेंड चल पड़ा। पिछले कुछ सालों में इन मॉल्स का ज्यादा बुरा असर पारंपरिक खुदरा बाजार पर तो कम पड़ा, लेकिन विदेशी निवेश आने से खुदरा बाजार की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां खुदरा बाजार में आती हैं तो क्या होता है। सरकार कहती है कि खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी निवेश होने से देश को फायदा होगा। सरकार के मुताबिक किसानों को फायदा होगा। किसानों को अपने उत्पाद की वाजिब कीमत मिलेगी और बिचौलियों का तंत्र खत्म हो जाएगा। अगले 3 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा होगा। खुदरा बाजार के सप्लाई चेन की कार्यक्षमता बेहतर हो जाएगी। सरकार यह भी दावा करती है कि $10 करोड़ से कम के पूंजी निवेश पर रोक है और हर निवेशक को करीब 50% पूंजी का निवेश खुदरा बाजार से जुड़े मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करना होगा। विदेशी कंपनियों को यह रकम कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, छंटाई वगैरह पर खर्च करने होंगे। सरकार का मानना है कि इससे खुदरा सामानों की कीमत कम होगी और ये सामान
बर्बाद नहीं होंगे। सरकार एक और बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि भारत की लघु और कुटीर उद्योग से कम 30% सामान इन विदेशी कंपनियों को खरीदने होंगे। इससे देश में उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी और नई तकनीक का उन्नतीकरण होगा। सरकार चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया का उदाहरण देकर ये दलील देती है कि इन देशों में विदेशी निवेश आने से न सिर्फ खुदरा बाजार को फायदा हुआ, बल्कि पहले से चल रहे किराने की दुकानों में न तो कोई कमी आई, न ही उन्हें कोई नुकसान हुआ। इन देशों में बड़ी बड़ी दुकानों के साथ साथ छोटे दुकानदार भी फल फूल रहे हैं। खुदरा बाजार में विदेशी निवेश के आने से सरकार को ज्यादा सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा। भारत में वैसे रिटेल सेक्टर में विदेशी कंपनी पधार चुकी है। अमेरिका व विश्व की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट ने टेलीकॉम क्षेत्र की भारतीय कंपनी भारतीय एयरटेल इंटरप्राइजेस के साथ 27 नवंबर 2006 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। दोनों का उद्देश्य भारतीय खुदरा बाजार में दमदार उपस्थिति बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम खड़ा करना है, जिसमें दोनों की 50-50% की भागीदारी होगी। समझौते के मुताबिक भारतीय ग्रुप फ्रंट एंड यानी बेचने की जिम्मेवारी संभालेगा, जबकि वॉलमार्ट बैक एंड यानी सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। अब तक जो कंपनियां भारत में काम कर रही थीं, उनकी तुलना में विदेशी कंपनियां काफी बड़ी हैं। उनके पास बेशुमार दौलत है, पूंजी है, कैपिटल है। सरकार ने $10 करोड़ से कम के निवेश पर पाबंदी लगाई है। वॉलमार्ट, कैरीफोर, टेस्को, स्टारबक्स, वेस्ट बॉय व मेट्रो जैसी विदेशी कंपनियों के लिए यह रकम कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें शक नहीं है कि भारत का खुदरा बाजार का चाल, चरित्र और चेहरा पूरी तरह से बदलने वाला है। इन कंपनियों के आने से सबसे पहला असर सामानों की कीमत पर पड़ेगा। होगा यह कि इन मेगा मार्ट्स में, मेगा स्टोर्स में बिकने वाले सामानों की कीमत इतनी कम होगी कि उनके प्रतियोगी यानी छोटे दुकानदार उस कीमत पर कभी उसे बेच ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह कि छोटे दुकानों पर सामानों की कीमत ज्यादा होगी। अलग अलग ब्रांड के सामान और कम कीमत की वजह से लोग गली मोहल्ले की पुरानी दुकानों को छोड़कर मेगा स्टोर से सामान खरीदने लग जाएंगे। धीरे धीरे छोटी दुकानदारों का कारोबार खत्म हो जाएगा और कुछ समय बाद इन पर ताला ही लग जाएगा। यही रणनीति है इन बड़ी कंपनियों की कि पहले माल को सस्ता करके उपभोक्ता के पास पहुंचाओ और जब उपभोक्ता उनके यहां आ जाए तो फिर उस माल को धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि कर लोगों को अपने पास ला करके उनका शोषण करने लगो। भारत पर इन कंपनियों की नजर इसलिए है क्योंकि भारत का खुदरा व्यापार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन समस्या यह है कि यह असंगठित और बिखरा हुआ है। इसलिए इसमें कम पूंजी लगाकर भी अरबों खरबों की कमाई हो सकती है। वॉलमार्ट, कैरीफोर, टेस्को, स्टारबक्स, वेस्ट बॉय और मेट्रो जैसी विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक सोने की चिड़िया है। वैसे ही जैसे किसी जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत एक सोने की चिड़िया थी। 7वीं और 8वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी और यहां के बाजार को अपने कब्जे में लिया था। कुछ हालात वैसे ही बन रहे हैं। सरकार कह रही है कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश आने से किसानों को फायदा होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सरकार की वायदों की सच्चाई क्या है और जिस तरह उस समय के बादशाहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आने दिया और खुद शराब पीकर सोते रहे, आज की सरकार किस नशे में इन विदेशी कंपनियों को भारत में आने की इजाजत दे रही है। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। खुदरा बाजार को लेकर के लोग गुस्सा हैं और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। किसी भी देश के सामाजिक ढांचे पर उसकी आर्थिक व्यवस्था का भरपूर असर होता है। पिछले 20 सालों में बाजार का असर समाज पर बना हुआ है या क्या हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है।
जब विदेशी निवेश आ रहा है तो लोगों के रहन सहन और खान पान पर भी इसका असर होगा और संस्कृति पर भी इसका असर होगा, रिश्तों पर भी इसका असर होगा। यह कहा जा सकता है कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश और मल्टीनेशनल कंपनियों के आने से भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र प्रभावित होंगे। कुछ अच्छे प्रभाव तो होंगे, लेकिन ज्यादा असर शायद बुरा पड़ेगा। ऐसा लगता है कि सरकार जल्दीबाजी में है। सरकार दलील दे रही है कि किसानों को फायदा पहुंचाना ही उसका उद्देश्य है। सरकार कहती है कि किसानों को फायदा होगा, किसानों को उनके उत्पाद के लिए ज्यादा कीमतें मिलेंगी। किसानों के अनाज सड़ जाते हैं और उत्पाद बर्बाद होते हैं, इससे निजात मिल जाएगा। सवाल यह है कि अगर यही सच्चाई है तो इसका इलाज क्या है? क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है कि देश में कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाए, अनाजों के रखरखाव के लिए गोदाम बनाए, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि देश की सरकार इतनी कमजोर है कि अनाजों के लिए गोदाम बनाने के लिए भी विदेशी कंपनियों की जरूरत पड़ती है? जहाँ तक बात किसानों को ज्यादा कीमतें मिलने की है, तो ये भी एक भ्रम है। इन बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले लोग चतुर चालाक होते हैं। ये आम किसानों से सामान नहीं खरीदते, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं। पहले किसानों से अपना सीधा रिश्ता बनाते हैं, उन्हीं चीजों के उत्पादन पर जोर देते हैं जिनका इन रिटेल कंपनियों के स्टोरों में खपत होती है। एक तरफ इससे सप्लाई चेन बर्बाद हो जाता है और किसान अपना सामान बेचने के लिए इन कंपनियों पर आश्रित हो जाते हैं। देखा ये गया है कि कुछ सालों में किसान इन कंपनियों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसका एक उदाहरण गुजरात के मेहसाणा जिले में देखने को मिलता है। यहाँ मैकडॉनल्ड ने फ्रेंच फ्राई के लिए किसानों से विशेष किस्म के आलू उपजाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस साल बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई। अब सवाल उठता है कि ये किसान कहाँ जाएंगे, इनकी भरपाई कौन करेगा? इन कंपनियों के साथ जुड़ने से किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा उपज के लिए किसानों को बीज, रासायनिक खादों, कीटनाशकों का प्रयोग करने पर मजबूर किया जाता है ताकि उत्पाद ज्यादा समय तक तरोताजा दिखे। इसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिकी जनता का एक अच्छा खासा हिस्सा ज्यादा कीमत चुकाकर ऑर्गेनिक खाद्यान्न और फल सब्जी की खरीदारी करने लगे हैं। ये कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए दूसरे देशों में अपने रिटेल शॉप्स बंद कर रही हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। क्या सरकार इन कंपनियों को जैविक उत्पाद यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है? कई देशों ने खाद्य पदार्थों, फल सब्जियों और मांस मछली के खुदरा बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश की इजाजत नहीं दी है, जबकि भारत सरकार सबसे पहले फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के व्यापार में ही विदेशी पूंजी लगाने को उतावला है। सरकार के एक बयान पर ताज्जुब होता है। सरकार कहती है कि हर निवेशक को करीब 50% पूंजी का निवेश खुदरा बाजार से जुड़े मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करना होगा। सरकार इसे ऐसे बता रही है जैसे कि ये कोई प्रतिबंध है या उन पर दबाव है। सच्चाई ये है कि वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का काम करने का तरीका ही यही है, जिससे कि वह अपना सप्लाई चेन बनाती है। मूलभूत सुविधाओं का मतलब ये नहीं कि वो गांव में सड़क और किसानों के लिए बिजली और पानी मुहैया कराएगी। जिन जगहों पर ये कंपनियां सामान बेचती हैं, वहां इनका अपना कोल्ड स्टोरेज होता है। माल ढुलाई के लिए ट्रकों और दूसरी यातायात के साधन होते हैं। इसमें शामिल लोग कंपनी के स्टाफ होते हैं। इन सब पर भारी खर्च होता है। विदेशी कंपनियां अगर सीधे खेतों से सामानों को उठाएगी तो अभी की सप्लाई चेन व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इस प्रक्रिया में शामिल लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यूपीए सरकार और उसके मंत्री खुदरा व्यापार के बारे में गलत तथ्यों को पेश कर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इस संदर्भ में सरकार जो कुछ कहती है उससे ठीक उल्टा होता है। सरकार कहती है कि 3 महीने बाद महंगाई कम हो जाएगी, तो ठीक उससे उलट महंगाई बढ़ जाती है। सरकार कहती है कि विकास दर 9% होगी, तो रिपोर्ट आती है कि विकास दर 6.9% है। देश की जनता का सरकारी तंत्र पर से भरोसा उठ रहा है। अब तो सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों के ज्ञान पर भी संदेह होने लगा है। देश में महंगाई इतनी है कि भारत दुनिया के सबसे पिछड़े देशों के साथ खड़ा है। दुनिया के
223 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 202 है, यानी कि दुनिया भर में महज 20 ऐसे देश हैं जहां भारत से ज्यादा महंगाई। और ये सब तब हो रहा है जब देश की शीर्ष कुर्सी पर भारत में नव उदारवाद के जनक और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह विराजमान हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने फिर से एक सपना दिखाया, खुदरा बाजार में विदेशी निवेश का। सरकार कहती है कि विदेशी निवेश आने से लोगों को रोजगार मिलेगा। मनमोहन सिंह ये सपना दिखाएं, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आपसे बात करने से पहले मैं जब आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, और क्रेडिबिलिटी सारे राजनीतिकों को भी बताई। उन्होंने कहा, ये बताइए सरकार को कितने अरब इसमें मिले या कांग्रेस पार्टी को कितने अरब मिले। जब हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी को क्यों पैसे मिलेंगे इसके लिए, तो लोगों ने कहा कि आप थोड़े कम समझ वाले हैं, कांग्रेस को ही नहीं, शायद जो विरोधी पक्ष में लोग हैं उनको भी कम पैसा ऑफर हुआ, तभी लोग इसके विरोध में, नहीं तो वो इसके पक्ष में ही होते, जैसे बाकी चीजों के पक्ष में विपक्षी खड़े दिखाई दिए। ये है सरकार की या राजनीतिज्ञों की क्रेडिबिलिटी। अब सरकार जो सपना दिखा रही है वो सपना है या हकीकत, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। सच्चाई ये है कि विदेशी कंपनियों के आने से शायद प्रतियोगिता ही खत्म हो जाएगी, खुदरा बाजार पर कब्जा हो जाएगा। अपनी पूंजी की ताकत पर ये कंपनियां पूरे बाजार पर नियंत्रण करेंगी। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों की रणनीति यही है कि उपभोक्ताओं को सस्ती चीजें उपलब्ध कराई जाएं। ये एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे कम पूंजी वाले प्रतियोगी बाजार में टिक ही नहीं पाएंगे। उनका मैनेजमेंट इतना चतुर है कि पूंजी के बल पर वो बाजार में कुछ जरूरी चीजों की मांग पैदा करते हैं और रिटेल बाजार में आम उपभोक्ताओं की जेबें कटती हैं। आमतौर पर ये कंपनियां दुनिया के कोने कोने से सस्ता माल खरीदती हैं और जहां सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है वहां ले जाकर उन्हें बेचती हैं। अब भला ऐसे माहौल में बाजार में किस तरह से प्रतियोगिता रह पाएगी? दरअसल ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि इनसे किसी की प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती। खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों के आने से इस क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ेगी। होगा ये कि शुरुआती दौर में ये कंपनियां पुराने बाजार और सप्लाई चेन को नष्ट कर देंगी और फिर उस क्षेत्र पर जब मुट्ठी भर कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तब सामानों का मनमाना दाम वसूलेंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा ही हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा ही होगा। लेकिन और वहां पर भी यही कंपनियां हैं जो हमारे यहां आ रही हैं, लेकिन सरकार को विदेशी निवेश में सिर्फ अच्छा ही नजर आ रही है। सरकार का दावा है कि विदेशी निवेश से खुदरा व्यापार में लोगों को रोजगार मिलेगा। आइए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया की 2005 की एक रिसर्च के मुताबिक वॉलमार्ट के खुलने से रिटेल सेक्टर में 4% रोजगार कम हुए और इस क्षेत्र में काम करने वालों की आय में 5% गिरावट आई। समझने वाली बात यह भी है कि यूरोप और अमेरिका का खुदरा बाजार संगठित है। भारत में 96% खुदरा व्यापार असंगठित और अनियोजित क्षेत्र में है। नतीजतन बेरोजगारी का खतरा और भी ज्यादा है। भारत में तो इसका असर व्यापक होने वाला है। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां सबसे पहला काम ये करती हैं कि सामानों की कीमत घटा देती है, जिसकी वजह से प्रतियोगी दुकानों और खुदरा सामान बेचने वाले दुकानों की बिक्री कम हो जाती है। दुकानदार अपनी दुकान में काम करने वाले लोगों को बाहर करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे दुकानें बंद होने लगती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जहां जहां मल्टीनेशनल कंपनियां खुदरा बाजार में गईं, वहां 10 साल के अंदर खुदरा दुकानों की संख्या आधी रह गई। भारत में इसका असर पहले साल से ही दिखने लगेगा। एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है। मतलब ये कि बड़े बड़े सुपरमार्केट बनने से नए अवसर तो पैदा होंगे, लेकिन इन कंपनियों की वजह से बेरोजगार होने वालों की संख्या रोजगार पाने वालों की संख्या से बहुत ज्यादा होगी। इसके बावजूद सरकार कहती है कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश से रोजगार बढ़ेगा।
खुदरा व्यापार रोजगार व जीविका प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन इसमें विदेशी निवेश आने से बेरोजगारी बढ़ेगी। अब तक जो लोग खुदरा बाजार से जुड़े हैं, उन्हें अपनी दुकान बंद करनी होगी। इसका असर सप्लाई चेन पर पड़ने वाला है। सप्लाई चेन का मतलब खेतों से बाजार तक सामान पहुंचाने के तरीके से है। किसान खेतों में अनाज या कच्चा माल पैदा करते हैं। ये अलग अलग हाथों से गुजरता हुआ जिले स्तर के मंडियों तक पहुंचता है। आमतौर पर यहाँ इसकी छटाई और पैकिंग होती है, जिसे फिर बड़ी बड़ी मंडियों में भेज दिया जाता है। इन मंडियों से ही उद्योग और थोक विक्रेता इन सामानों की खरीदारी करते हैं, जो फिर कई हाथों से गुजरते हुए बाजार और छोटे छोटे दुकानों तक पहुंचाया जाता है। बड़ी बड़ी मंडियों से जो सामान इंडस्ट्रीज तक जाती है, वो एक अलग रास्ते से बाजार तक पहुंचती है। इस पूरी प्रक्रिया में छंटाई से लेकर सामान को बाजार तक पहुंचाने में करोड़ों लोग जुटे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे खेतों या उत्पादक से सामान उठाती हैं, खुद इसका प्रोसेसिंग करती हैं और बेचती हैं। इससे इन कंपनियों को दो फायदे होते हैं। एक, उनके सामान की कीमत कम होती है। दूसरा, सप्लाई चेन खत्म हो जाता है। उत्पादक और किसान इन कंपनियों पर आश्रित हो जाते हैं। ये साफ हो चुका है दुनिया के सामने कि हिंदुस्तान की राजनीति पर कब्जा करके आप हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बना सकते। लोग खड़े हो जाते हैं, पर तब फिर क्या रणनीति रह जाती है? रणनीति एक ही रह जाती है, हिंदुस्तान के बाजार पर कब्जा करो, हिंदुस्तान की खेती पर कब्जा करो। पहले बड़े बाजार पे कब्जा करो। बड़े बाजार का मतलब जो 10% लोगों के लिए, और उसके बाद फिर उस बाजार पे कब्जा करो जो 90% लोगों के लिए, और तब हिंदुस्तान विदेशी कंपनियों के लिए या विदेशी राजनीतिक ताकतों के लिए एक कारिंदे का काम कर सकता है। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस सारी चीज पर खामोश है। संसद नहीं चल रही है। लोकसभा राज्यसभा के चलते हुए यह फैसला कैबिनेट में हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। सवाल सिर्फ यह है कि सोनिया गांधी इस सारे मसले पर क्या कह रही हैं। खबर यह है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी में कई सवालों के साथ इस सवाल के ऊपर भी एक राय नहीं है। राहुल गांधी ने इस निवेश का, एफडीआई का स्वागत किया है। क्या सोनिया गांधी अपने महामंत्री की इस राय से सहमत हैं? पहली नजर में नजर आ तो हम समझ सकते हैं कि मां और बेटे के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, लेकिन शायद इस सवाल पर मां और बेटे के बीच भी मतभेद है। हो सकता है सोनिया गांधी मजबूरी में अपनी सरकार का समर्थन करें, लेकिन अगर वो समर्थन करती हैं तो उन्हें खुल के सामने आना चाहिए और कांग्रेस को देश के मतदाताओं की नजर में विलेन बनने से या तो बचाना चाहिए या पूरा विलेन बन जाने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर गलती कर रही है। देश के लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दे रही है, बल्कि जल्दबाजी में यह दिखा रही है कि वो कहीं मध्यावधि चुनाव ना हो जाए, उसके पहले जितना एजेंडा बचा हुआ है एफडीआई जैसा जो विदेशी कंपनियों के हित में है, उसको यहां पर लागू कर दें। आपके सोचने और समझने के लिए हम ये बात कह रहे हैं। राजनीतिज्ञों से कोई आशा नहीं, आशा है सिर्फ आपसे, इस मुल्क की जनता से। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotuk@gmail.com पर।